बाय डिफ़ॉल्ट डिमांड क्रिएट होता है, लोगों के हाथ में पैसा ज़्यादा आएगा, पॉपुलेशन इंक्रीज़ आ रहा है, साथ में नए एंटरप्रेन्योर्स आ रहे हैं, नया चाइल्डहुड आ रहा है जो बड़ा होकर के जॉब पर जाएगा या अपना काम करेगा। वो जो नया पैसा उनके पास आएगा उससे वो नया डिमांड निकालेंगे। नया डिमांड निकालने के लिए नया प्रोडक्ट ज़्यादा बनना चाहिए, नया प्रोडक्ट बनाने वाली फिर से वही कंपनियाँ। तो अल्टीमेटली देयर विल बी कंपनीज हु आर मेकिंग मनी, और जब वो कंपनीज को प्रॉफिट आएगा तो वो कंपनी का शेयर भी सेम रेट पर खड़ा नहीं रहेगा, वो शेयर बढ़ता चला जाएगा। अगर वो सेम रेट पर खड़ा हो गया तो वो अंडरवैल्यूड हो जाएगा एंड द मनी विल स्टार्ट फ्लोइंग इट टुवर्ड्स दैट स्टॉक और टुवर्ड्स दैट मार्केट। तो अंडरवैल्यूड स्टॉक में अमाउंट भर भर के आता है। दैट इज़ वाई दिस मार्केट हैज़ द डेस्टिनी टू मूव अप, क्योंकि जीडीपी अगर बढ़ रहा है, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, तो ऑब्वियसली नया डिमांड निकल के आ रहा है, दैट विल ड्राइव द इकोनॉमी टू द हाईएस्ट लेवल, और जिसके कारण फाइनेंशियल असेट क्लासेस रिटर्न्स देंगे ही देंगे। इसलिए अगर ये बोला जाए कि इट इज़ देयर डेस्टिनी तो वो गलत नहीं है, बट प्रॉब्लम इज़ पीपल नॉर्मली लूज मनी ओवर देयर। बट कारण उनका यही है कि क्यों वो पैसा लूज़ करते हैं, कारण वो शॉर्ट टर्म के लिए जाते हैं, वो हाई प्रॉफिट्स के लिए जाते हैं। ये मार्केट सुकून की ज़िंदगी देने वाला है। आप इस मार्केट में अच्छे स्टॉक्स में इन्वेस्ट कीजिए। अब अच्छे स्टॉक में डायरेक्ट इन्वेस्ट करना तो बड़ा मुश्किल हो जाता है, हर किसी को नॉलेज नहीं है, इसीलिए म्यूचुअल फंड्स को पकड़िए। वो म्यूचुअल फंड का फंड मैनेजर है ना, वो फंड मैनेजर जी उस आपके पैसे को लगा देंगे अच्छे स्टॉक्स में, जिसके कारण जो अभी हमने कॉन्सेप्ट्स की बात करी, रिटर्न्स आपके पास आएंगे। बिकॉज म्यूचुअल फंड इज दिस, दैट यू पुट अ मनी म्यूचुअली इनटू द म्यूचुअल फंड्स एंड देयर इज अ फंड मैनेजर who is investing your money in good stocks, and whatever the returns are there, those returns belongs to you. वो पैसा आपको बिलोंग करता है, वो प्रॉफिट आपका है। तो दिस इज द बेस्ट थिंग विच यू कैन identify in today's scenario. As we have seen in the slide, the destiny of the mutual fund, there is a presentation over here, that is, आप देख सकते हैं जीडीपी इंक्रीज होगा, ओवरऑल प्रोडक्शन में इंक्रीज आएगा, ऑब्वियसली बिकॉज जीडीपी इज कैलकुलेटेड ऑन वैल्यू ऑफ द गुड्स प्रोड्यूस्ड, प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ, जिसके कारण ऑब्वियसली प्रोडक्शन क्यों इंक्रीज हो रहा है, बिकॉज देयर शुड बी अ डिमांड फॉर इट, तो डिमांड इंक्रीज है। अगर डिमांड इंक्रीज है तो प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द कंपनी बढ़ेगा, और अगर वो बढ़ रहा है तो स्टॉक या तो बढ़ेगा, नहीं बढ़ेगा तो अंडर वैल्यूड हो जाएगा, आने वाले समय में उसे बढ़ना ही पड़ेगा। नाउ द नेक्स्ट इज म्यूचुअल फंड में आपने जो रिटर्न्स कमानी है या देखनी है, कहाँ पर जा कर के देखें? ऑफिशियल वेबसाइट से अवेलेबल, सेबी की वेबसाइट है, एमफी की वेबसाइट है, आप वहाँ पर जा कर के देखिए कि एक्चुअल हिस्टोरिकल रिटर्न्स कितना आया है। अगर मैं कंजर्वेटिव एस्टिमेट आपके सामने दिखाऊं तो लार्ज कैप स्टॉक्स में, लार्ज कैप फंड्स में 14% के आसपास का रिटर्न हिस्टोरिकली मार्केट ने आपको दिया है। तो दिस इज वन ऑफ द थिंग विच यू कैन थिंक, विच इज नॉर्मली विच यू से more than the return which you are getting from the alternative asset classes which we discussed, be it FDs and other things and blah blah blah. Now go for a mutual fund performance before investing. आपको म्यूचुअल फंड का परफॉर्मेंस देखना चाहिए, म्यूचुअल फंड के फंड मैनेजर्स के बारे में जानना चाहिए, और म्यूचुअल फंड की इन सब बातों को देखने के लिए देयर आर रजिस्टर्ड ऑफिशियल वेबसाइट्स। आप गवर्नमेंट की साइट्स पर जाइए, आप एक्सचेंजेस की साइट्स पर जाइए, सेबी की साइट पे जाइए, एमफी की साइट पे जाइए, जहां पर जाकर आपको ये सब पता लग जाएगा। एक्सपेक्टेशन ऑफ रिटर्न्स विच आई सेड कि मैं आपको आने वाले समय में दिखाऊंगा कि क्या है रिटर्न्स एक्सपेक्टेशंस। एज वी सेड फॉर द लॉन्ग टर्म, अगर आप 10,000 रुपीज़ इन्वेस्ट करा होता फॉर 10 ईयर्स, अगर हम 12% का भी कंपाउंडिंग रिटर्न पकड़ के चले तो आपका रिटर्न 23 लाख कॉर्पस हो जाएगा। बट सेम 10,000 रुपीज़ अगर 20 ईयर्स के लिए आप डालेंगे विद द सेम रेट ऑफ रिटर्न तो वो 99 लाख हो जाएगा, पर अगर उसे 30 ईयर्स के लिए डाल देंगे तो वो 3.5 करोड़ हो जाएगा। एंड लुक एट द लास्ट पॉइंट, अगर 20,000 का एग्जाम्पल दिखाया जाए तो 50 साल के लिए अगर आपने रिटर्न इन्वेस्ट किया, विच आई से इन्वेस्ट फॉर द जनरेशंस, आप देखिए 78.15, दिस इज एक्सपेक्टेशंस, अगर 12% रिटर्न रहा तो दैट इज व्हाट आई से।
इन्वेस्ट फॉर जनरेशंस, इन्वेस्ट फॉर लॉन्ग टर्म। पीपल कम एंड से कि यार मार्केट में फॉल आया है, हम डर जाएं। कीप इन्वेस्टिंग। अगर आपने एक बार इन्वेस्टमेंट शुरू करा है तो कीप इट एज अ हैबिट। आप अपने ट्री की तरह उसे पालिए, अपने बच्चों की तरह पालिए, और आप देखेंगे लंबे समय में बहुत बड़ा रिटर्न आने वाला है। उसका ग्लिम्स मैंने यहाँ पर आपको दिखाया। टेम्पल ऑफ वेल्थ बोलते हैं फाइनेंशियल मार्केट्स को। उसका कारण यही है, ये नहीं कि आप वेल्थ आप 1 या 2 साल में बनाएंगे, नहीं, लंबे समय की बात करी जाती है। अब देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स। एक होता है इक्विटी फंड, डेट फंड एंड ऑल दैट। सिंपल थंब रूल आपको बता दूं, यदि आप म्यूचुअल फंड को पैसा दे रहे हैं कि आप अपना पैसा इक्विटी में लगा दीजिए, तो वो इक्विटी फंड कहलाएगा। आप उनको बोलते हैं कि मेरा पैसा आप डेट इंस्ट्रूमेंट्स में लगा दीजिए, तो वो डेट फंड कहलाएगा। तो वेयर एवर द मनी इज पुट इन फॉर द यूज, उसके हिसाब से उनका नाम आने लग गया। इक्विटी फंड्स में सबसे ज़्यादा रिटर्न्स मिलती हैं, और जो 12% वाला मैंने आपको एग्जांपल दिखाया था, जो अगर हम एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न देखें, वो भी इक्विटी फंड्स का ही था, बिकॉज बड़ा रिटर्न, कंपाउंडिंग इफेक्ट इक्विटी फंड में ज़्यादा अच्छा काम करता है। इक्विटी फंड में कितना इन्वेस्टमेंट किया जाए, बिकॉज हर किसी का एज अलग है, तो वहाँ पर कैसे डिसीजन होगा, उसका एक सिंपल आपको मंत्रा देता हूँ। देयर इज़ अ गोल्डन रूल ऑफ इन्वेस्टिंग इन इक्विटी स्कीम्स। वो क्या है? 100 माइनस योर एज। अगर आपका एज 20 ईयर्स का है तो आप 80% पैसा इक्विटी फंड्स में लगाइए। अगर आपका 50 ईयर्स का एज है तो 50% पैसा लगाइए। जैसे जैसे आपका एज इंक्रीज हो रहा है, आपका इक्विटी में परसेंटेज इन्वेस्टमेंट कम होता चला जा रहा है, क्योंकि अर्ली एज पर आप ज़्यादा रिस्क ले सकते हैं। दिस इज द प्रीमाइस ओवर हेयर। जितना ज़्यादा आप इक्विटी फंड में पैसा लगाएंगे, जितने ज़्यादा लंबे समय के लिए लगाएंगे, वो बड़ा ग्रोथ आप ही के लिए है। पावर ऑफ कंपाउंडिंग एज वी से। बात करते हैं टाइप्स ऑफ फंड्स के एंड क्लासिफिकेशन ऑफ फंड्स की। क्लासिफिकेशन में जैसे हमने अभी बात किया, डेट इंस्ट्रूमेंट्स क्या हैं, इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स क्या हैं, और कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ डेट एंड इक्विटी, उनको हाइब्रिड फंड बोल दिया जाता है। अब इसी में और चीज़ें आती हैं, ओपन एंडेड फंड, क्लोज एंडेड फंड एंड इंटरवल फंड्स। एक म्यूचुअल फंड आपको इन्वेस्ट कर रहा है और सेम म्यूचुअल फंड से आप पैसा वापस ले सकते हैं। म्यूचुअल फंड को बोल दीजिए मेरा पैसा वापस दे दे, वो दे देगा आपको। दैट इज़ ओपन एंडेड फंड। और अगर उसका यूनिट बेचने के लिए आपको स्टॉक मार्केट में जाना पड़े जहाँ पर आप यूनिट बेचते हैं, दैट विल बी नोन एज क्लोज एंडेड फंड। तो इस तरीके से इनकी बाइफर्केशंस रहती हैं। कुछ म्यूचुअल फंड हैं जो एक्टिवली मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। फंड मैनेजर चाहता है कि मैं मार्केट के रिटर्न से भी ज़्यादा रिटर्न कमा के दूँ, बिकॉज आई विल वर्क थॉरली फॉर माई इन्वेस्टर्स। तो उन म्यूचुअल फंड्स को एक्टिव फंड्स बोल दिया जाता है। और जो कहते हैं ठीक है, इंडेक्स के इक्वल हमारा रिटर्न आ जाए, तो लेट अस बी इन्वेस्टिंग इन द इंडेक्स और इंडेक्स एलाइड इंस्ट्रूमेंट्स, तो उनको पैसिव फंड्स बोल दिया जाता है। तो दिस इज ब्रॉडर क्लासिफिकेशन ऑफ द टाइप ऑफ फंड्स। अब बात करते हैं कि म्यूचुअल फंड का स्कीम आप कैसे सिलेक्ट करें, बड़ा इंपॉर्टेंट है। इन्वेस्ट का सिलेक्शन करने के लिए आपने क्या देखना है, आपका नीड क्या है, आपका रिस्क एपेटाइट क्या है, आपका गोल क्या है, चाहते क्या है, कितने साल बाद आपको पैसा चाहिए, आपका इस समय एज क्या है, आपका एक्सपेक्टेशन क्या है। ज़्यादा रिटर्न चाहिए तो इक्विटी में जाएंगे, कंजर्वेटिव है तो कम में जाएंगे। अगर मेरा एज ज़्यादा है तो ऑब्वियसली मैं नहीं चाहूँगा कि मुझे इक्विटी में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना पड़े। इफ़ आई वांट अ रेगुलर मनी और मुझे रेगुलर मनी चाहिए तो ऑब्वियसली डेट फंड में जाऊँगा जहाँ मुझे रेगुलर मिल जाएगा। और अगर आप यंग हैं, अभी अभी जॉब लगे हैं या लगने वाले हैं, तो येस, उस पर्टिकुलर केस में आपको एडवाइजेबल है कि आप लंबे समय तक के लिए पैसा लगा सकते हैं। आप इक्विटी फंड में उस केस में इन्वेस्टमेंट्स के बारे में हम बात करेंगे। तो दिस इज जो हमने बात करी कि हाउ यू शुड बी डिसाइडिंग कि म्यूचुअल फंड क्यों है। अब मैं चीज़ों को समअप करने की कोशिश करता हूँ। देखिए, म्यूचुअल फंड लॉन्ग टर्म में रिटर्न देने वाला एक इंस्ट्रूमेंट है। लॉन्ग टर्म में क्योंकि आप इंस्ट्रूमेंट में रिटर्न लेना चाहते हैं, तो इट इज़ एडवाइजेबल, क्योंकि मार्केट ऊपर नीचे होती रहती है, आप लगातार इसमें पैसे भी डालते रहें। दैट इज़ वाई SIP मोड इसके लिए सबसे बेहतर रहता है। लमसम तो उस चीज़ के लिए है, आपके पास पैसा कहीं से आया तब आप इंतज़ार करिए, वेन एवर यू फाइंड अ फॉल इन द मार्केट इन्वेस्ट द मनी, क्योंकि लॉन्ग टर्म में आपको वो फिर से ग्रोथ देगा। बट क्योंकि यू डोंट नो व्हेन द फॉल इज एक्चुअली कमिंग और वेदर इट इज़ कमिंग टुमारो और नॉट, तो आपको ये एडवाइजेबल रहता है कि आप रेगुलर बेसिस पर उस मार्केट में पैसे लगाते चले जाइए, जिसको हम SIP बोलते हैं।
आप लगातार पैसे लगाते चले जाइए, लंबे समय तक के लिए लगाइए, बड़ा रिटर्न आपका इंतज़ार कर रहा है, कारण कंपाउंडिंग का बेनिफिट मिलेगा। जो रिटर्न आप एक साल में कमा रहे हैं, अगले साल बढ़े हुए पैसे पर म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट करेगा और उस वाले पैसे पर रिटर्न कमाएगा, एंड दिस इट विल कीप ऑन डूइंग फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। और क्योंकि हमने बात करा कि लंबे समय में मार्केट ने बढ़ना है, मार्केट का डेस्टिनी है, तो देयर इज़ नो रीज़न वाई कि आप अगर लंबे समय के लिए पैसा लगाते हैं और एसआईपी करते हैं तो आपको कॉर्पस इकट्ठा ना हो। लंबा साल कितना? देखिए, मिनिमम 10-15 साल मान के चलिए, पर यदि इससे ज़्यादा आप अगर इसमें रहते हैं, आप वेल्थ की तरफ टारगेट कर रहे हैं। और क्योंकि आने वाले समय में बड़ा ग्रोथ आने वाला है, बड़ी रिटर्न्स आने वाली हैं, जिसके कारण इंडिया इज़ गोइंग टू बी अ ग्रोथ स्टोरी फॉर टुमारो। जो चाइना में पिछले 20 सालों में हुआ, 25 सालों में हुआ, वो इंडिया में अगले 20-25 सालों में उससे भी कहीं ज़्यादा होने वाला है। हमारा मेक इन इंडिया, हमारे नए एंटरप्रेन्योर्स, स्टार्टअप इंडिया, आप जैसा यूथ जो नए नए आइडियाज़ लेकर के आएगा, और वो जो नई कंपनीज और जो कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ रही है, बाहर से पैसा इंडिया में बहुत आ रहा है, इन सब का अल्टीमेटली बेनिफिशियरी इंडिया होगा, जिसके कारण बड़ा मार्केट में आप राइज देखेंगे, जिसके कारण म्यूचुअल फंड्स आपको रिटर्न्स ला करके देते हैं। तो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। एज वी हैव डिस्कस्ड, एसआईपी क्यों है ज़रूरी? बिकॉज एसआईपी प्रोवाइड्स यू लॉ ऑफ कंपाउंडिंग, लॉ ऑफ एवरेजेस एंड द टूल टूवर्ड्स क्रिएटिंग योर वेल्थ। विद ऑल दीज वर्ड्स आई विल से दैट इन्वेस्ट कीजिए एसआईपी में, म्यूचुअल फंड्स में। थैंक यू। A slew of economic reforms are driving Indian economy towards greater heights with a strong foundation. Markets participation is taking place from all walks of life and from all income groups. New sections of society are joining due to various reforms undertaken by the government and transparent market process. But some unscrupulous entities have affected the investment ecosystem by launching fraudulent and Ponzi schemes. This necessitated creation of a dedicated body under Ministry of Corporate Affairs, Investor Education and Protection Fund Authority, which was established in 2016 with broad mandate to educate investors across all socio-economic strata for taking prudent decisions on safe and wise investments. IEPF Authority draws its powers from Section 124 and 125 of Companies Act 2013. The authority is a body corporate having chairperson, 6 members and a chief executive officer. Secretary Corporate Affairs is the ex officio chairperson of the authority. The corporate office of the authority is at New Delhi. The authority meets from time to time to review various activities undertaken by IEPFA as mandated by Companies Act. Refund of unclaimed amount of dividends, debentures, shares, etc. to bona fide claimants is a premier mandate of IEPFA. Unclaimed amount of investors lying with companies for 7 or more years is liable to be transferred to IEPF, which includes dividends and underlying shares, mature deposit with accrued interest, mature debentures with accrued interest, sale proceeds of fractional shares, redemption amount of preference shares and application money due for refund. So far, over 4,000 crore rupees have been received. Towards ease of doing business and ease of living, IEPF Authority has made investor-friendly arrangement for refund of claims. Online application can be